नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जी आयुर्वेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 20 जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में है, इसको फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है ये। और मॉड्यूल ए अभी तक अगर हम देखें तो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी लगभग जो है फ्रेंड्स कवर कर दिया है मैंने। मॉड्यूल ए कवर हो गया, मॉड्यूल बी कवर हो गया है। मॉड्यूल सी में 3 चैप्टर के आसपास मेरे ख्याल से बचे हुए हैं। बाकी लगभग सारी चीज़ें आपको 3 मॉड्यूल पूरी तरह से कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहता है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट जो है मिलता है तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन आती है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बात करेंगे हम, यानी एजेंडा में क्या रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के जो डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो ये सभी बातें फ्रेंड्स यहाँ पर हमें करनी है। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन इज इसेंशियल। किसी भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए पूंजी का होना, पूंजी का बनना जरूरी होता है। कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड विथ विच एन एंटरप्रेन्योर is able to take the risk of setting up and operating a business enterprises। तो कैपिटल, पूंजी किसे कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड, यानी पैसे आने का जुगाड़ है ये, जिसकी सहायता से एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन जो होता है वो रिस्क ले पाता है। किस चीज़ का, एक फैक्ट्री को सेटअप करने का, उसको ऑपरेट करने का। एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने का और ऑपरेट करने का रिस्क वो तभी ले सकता है जब उसके पास पूंजी हो। ठीक है, जैसे गांव में बहुत से लोग होते हैं, उनके पास में पूंजी नहीं होती है, इसीलिए वो छोटे मोटे काम करते हैं या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर का व्यवसाय वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द कैपिटल इज हाउएवर नॉर्मली नॉट अवेलेबल विद द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस हु नीड्स देम। अब होता क्या है कि जो पूंजी है फ्रेंड्स वो नॉर्मली जिनको ज़रूरत है उनके पास अवेलेबल नहीं रहती। जो बिजनेसमैन्स वगैरह हैं, बिजनेसमैन हैं और इन सबको पैसों की ज़रूरत होती, पूंजी की ज़रूरत होती, इनके पास ये अवेलेबल नहीं होती है। तो पूंजी होती किसके पास है, कैपिटल इज अवेलेबल इन्वेस्टेड विथ पर्सन विथ वेल्थ हु हैव सेविंग्स। पूंजी अवेलेबल उनके पास है जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ है, जो अमीर लोग हैं, बेसिकली यही कहना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस करना चाहता है बिजनेसमैन, उसको पूंजी चाहिए पर पूंजी है नहीं। पूंजी है किसके पास, जिसने सेव कर रखा है, थोड़े थोड़े पैसे बचा करके सेविंग्स कर रखी हैं, तो वो फ्रेंड जो है उसके पास पूंजी अवेलेबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेल्थ पोजेसर्स आर, अब किनके किसके किसके पास वेल्थ होती है, पैसा होता है, सेविंग्स होती हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कारपोरेटर इन कंपनी वगैरह हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इनके पास में पैसा होता है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि एक के पास पैसे की कमी है, एक के पास पैसे की ज़रूरत है, तो इन्हीं के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम। इन्हीं के बीच में फाइनेंशियल सिस्टम इंटरमीडिएट काम करता है। ये क्या करेगा, उधर से लोग अपने खाते में सेविंग डालेंगे, खाते में पैसा डालेंगे, सेव करेंगे, वहाँ पैसा इकट्ठा होगा और ये पैसा जो है लोन के तौर पर बिजनेसमैन को दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। तो बैंक जो है एक मीडिएटर का यहाँ पर काम करेगी, वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। दीज एंटिटीज आर ऑल्सो दोज who requires finance for producing goods and services in the role of entrepreneur and businesses। तो मतलब कहने का कि हमारे पास में जो लोग होते हैं जिन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होती हैं, वो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है, इनको क्या है, वही फंड की रिक्वायरमेंट होती है। वेल्थ मस्ट देयरफॉर फ्लो फ्रॉम पॉकेट्स ऑफ सरप्लस टू पॉकेट्स ऑफ डेफिसिट। तो ऐसे में देखो यहाँ पर क्या है, कैप पूंजी किसके पास है, लोगों के पास है। किन किन लोगों के पास में, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म, कंपनियां हो सकती हैं, और पूंजी की ज़रूरत किसको है, एंटरप्रेन्योर्स को है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इन दोनों में अब ज़रूरत क्या है कि जिसके पास ज़्यादा है उनकी पैकेट से पैसा फ्लो हो करके जिनके पास पैसे की कमी है उनकी पैकेट में जाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ फॉर दैट पर्पज द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड। और इसी काम के लिए फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है कि जिनके पास पैसा है उनकी जेब से निकल करके जिनके पास पैसे की ज़रूरत है उनके पास चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा कि अमीर की जेब से निकल करके गरीब की जेब में चला जाए, नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसने पैसा सेव कर रखा है उसकी जेब से निकल करके, ऐसा व्यक्ति जिसे बिजनेस करना है और पूंजी की ज़रूरत है उसकी जेब में चला जाए, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, बात समझिएगा। ठीक है,
उस तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो है किसी भी इकोनॉमी की ग्रो करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल वो सोर्स ऑफ फंड है जिसके दम पर जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो रिस्क ले पाता है किसी फैक्ट्री को, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का और उसे रन करने का, ऑपरेट करने का, ठीक है। लेकिन कैपिटल जो होती है वो नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के पास अवेलेबल नहीं होती है, जबकि उनको पूंजी की जरूरत है, उनको पैसों की जरूरत, पर उनके पास होता नहीं है, ठीक है। कैपिटल होती किसके पास है? उनके पास होती है जिन्होंने बहुत सारा पैसा सेव कर रखा है, वेल्थी लोग जो होते हैं, ठीक है। वेल्थी लोगों में क्या आ जाता है? लोग भी हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती है, फर्म हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इनके पास पैसे होते हैं, ठीक है। अब एक तरफ पैसा है और एक तरफ पैसे की कमी है, लेकिन बिजनेस करना है, तो इन्हीं के बीच में, यानी कि ऐसे में ज़रूरत है कि फंड का जो फ्लो हो, जिनके पास ज़्यादा है उनसे निकल करके जिनके पास कमी है उनकी जेब में चला जाए, ठीक है। इसीलिए इसी मीडिएटर का काम करने के लिए फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की। तो देखिए, इन इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम आर बेसिकली टू टाइप्स, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब सीधे सीधे समझिए, सेठ, साहूकार, महाजन, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, आओ हमारे पास में आओ, 1 लाख रुपए ले जाओ, 10% महीने का ब्याज दो, लाइक दैट, ओके। फॉर्मल पूरा बाकायदा बैंकिंग सिस्टम, NBFC, MFI, ये सारी चीज़ें इसमें फॉर्मल सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सिस्टम की डिटेल में चर्चा करते हैं। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड as a extension of the social structure and is characterized by the lack of regulation, low transaction cost, unstructured procedures, transparency and low default rate। तो इनफॉर्मल जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो कैसे इवॉल्व हुआ है? सोशल स्ट्रक्चर से एक्सटेंशन है, मतलब कहने के कि समाज का जो ताना बाना है उसी में से ही जो है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम निकल करके आता है। इसकी खासियत बात करें, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई 10% ब्याज चार्ज कर रहा है, कोई 6% ब्याज चार्ज कर रहा है, कोई ब्याज पे ब्याज चार्ज कर रहा है, कोई मुफ्त में दे रहा है। ट्रांजेक्शन की कोई कास्ट नहीं होती है, मतलब 1 लाख रुपए ले लिया तो 1 लाख मैंने उनको दे दिया, तो कोई ट्रांजेक्शन का पैसा ही नहीं लगना है, वो 10% ब्याज देंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद में अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, कोई है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रैंड फादर थे, वो ज़िंदगी भर उधार ही चुकाते चुकाते उनकी ज़िंदगी चली गई, मतलब स्थिति ऐसी थी, जिनसे उधार ले लिया था उनसे उधारी कभी ख़त्म ही नहीं हुई। क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए 1200 रुपये को उधार लिया है, तो जो कुछ भी वो ला करके वापस करते थे, 20 रुपये 50 रुपये, कभी जो भी कमाया जाता, पहले की बात है, 1960-65 की बता रहा हूँ, तो जो भी 20 रुपये 50 रुपये कमा करके लाते भी थे, तो वो महज ब्याज भर का हो जाता था। ये 1200 रुपये कभी उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया, मतलब स्थिति ऐसी थी, ठीक है, सेठ साहूकारों का। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है, लो डिफ़ॉल्ट रेट, मतलब ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है भाई कि मतलब जैसा कि मैंने बताया नहीं कि जो कुछ भी पैसा ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो सब ब्याज में ही चला जा रहा है। लो डिफ़ॉल्ट रेट मतलब पैसा डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस कम रहता है, NPA वगैरह कम होता है, क्योंकि आदमी बहुत भरोसे पे देता है, कुछ ना कुछ गिरवी रख लेता है, सोना चांदी या कुछ ना कुछ अपने पास गिरवी रख लेता है, लाइक दैट, ओके। अब अगर एग्जाम्पल्स में देखा जाए कि टिपिकल एग्जाम्पल्स क्या हैं इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के, तो उसमें आता है इंडिविजुअल मनी लेंडर्स, यानी वही सेठ साहूकार महाजन वाले, हु कुड बी ट्रेडर्स, यानी कोई व्यवसायी है, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं? इंडिविजुअल मनी लेंडर, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति जो उधार देता है। इसमें कोई बिजनेसमैन हो सकता है, रिश्तेदार भी आपके हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन हु कुड बी ऑपरेटिंग एज ए एसोसिएशन एंड फंड, अब हो सकता है कि कई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के फंड बनाया हो और उसकी सहायता से पैसे बांटे जा रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म हो सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ लोकल ब्रोकर्स, पाउन ब्रोकर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज सच एज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड चिट फंड कंपनी। मतलब पार्टनरशिप फर्म हो सकती हैं जिसमें ब्रोकर्स वगैरह हों, प्यादे वगैरह हों उनके। उसके बाद में चिट फंड कंपनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, फाइनेंस कंपनी वगैरह हो सकती हैं। आल्दो इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड, this section of financial system has its own importance, especially in the earlier days in the rural and lesser developed geographies। मतलब ये बोल रहे हैं कि भले ही ये इनफॉर्मल और अनरेगुलेटेड सिस्टम है, सेक्शन है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है, क्योंकि इसने मतलब शुरुआती दौर में भाई ग्रामीण क्षेत्रों में, अंडर डेवलप्ड एरियाज में, ठीक है, और शुरुआती दिनों में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय काफ़ी मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे किसी की मान लीजिए जो है बीमार है कोई, ठीक है, बीमार है, 1-2 लाख रुपए खर्चा होने हैं, बैंक में जब तक वो लोन प्रोसेस करवाएगा या लोन देगा बैंक या नहीं देगा, तब तक हो सकता है वो व्यक्ति बचे ही ना। लेकिन अगर सेठ साहूकार महाजन वगैरह बैठे होते हैं, वो दे देते हैं, भले ही ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, लेकिन कम से कम आप अपने
लव्ड वन की जान बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसने एक बेहतर रोल अदा किया है फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, फिर आता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो पूरा का पूरा तंत्र है अभी बैंकिंग का, फाइनेंस का, वो यही है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ही है। ओके, द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड सिस्टम व्हिच कैटर्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द मॉडर्न स्फीयर ऑफ इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है उसकी क्या खासियत है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है और रेगुलेटेड सिस्टम होता है, और जो कि फाइनेंशियल ज़रूरतों को, मॉडर्न इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। तो ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है किसी भी इकोनॉमी का, और किसी भी देश की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट सिस्टम के तौर पर काम करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इसमें जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है इसके जो है 3 कंपोनेंट हैं। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम तीनों के बारे में डिटेल में यही चर्चा करेंगे इस लेक्चर में, यही 3 चीज़ें आगे डिस्कस करनी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें, और फाइनेंशियल मार्केट हो गई जहाँ पर आपका मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, अब इन्हीं तीनों के बारे में हमें फर्दर डिस्कस करना है, लेकिन एक बार इसको मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम 2 तरीके के हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एक सोशल जो स्ट्रक्चर था उसी से निकल करके आया हुआ है। इसमें रेगुलेशन नहीं होता है, इसमें ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, उसके बाद में अनस्ट्रक्चर प्रोसीजर, कोई नियम कानून नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट रेट कम रहता है। ओके, उसके बाद में इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिविजुअल मनी लेंडर, सेठ, साहूकार, महाजन सब इसी में आ जाते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो कि कोई फंड वगैरह चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो सकती हैं, चिटफंड कंपनी वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे ये इनफॉर्मल है, अनरेगुलेटेड सेक्शन है, मतलब जो है फाइनेंशियल सिस्टम का, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। शुरुआत के दौर में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में, अंडर डेवलप एरिया में इसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अभी उतना ज़्यादा रोल नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये रोल निभाता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की खासियत होती है, ये ऑर्गेनाइज होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, रेगुलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, और ये मॉडर्न इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करता है। ये किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन का काम करता है, और ये नेशन की ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम के तौर पर ये काम आता है। उसके बाद में इसके कंपोनेंट अगर हम बात करें, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। तीनों के बारे में डिस्कस करना है। शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात करेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दे व्हाइल ऑन वन हैंड कैटर टू द एंटिटीज हु पोजेस वेल्थ, ऑन द अदर हैंड दे कैटर टू दोज एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस हु रिक्वायर द वेल्थ इन फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो 2 लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक तरफ वो ज़रूरत पूरा करते हैं उन लोगों की जिनके पास में धन है, जिनके पास वेल्थ है, उनसे एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाया जाता है। दूसरे हाथ वो मदद करते हैं, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, जिन्हें वेल्थ की ज़रूरत होती है पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में, ताकि वो अपनी फैक्ट्री वगैरह में इन्वेस्ट कर सकें और बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगर हम एग्जांपल देखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल रेगुलेटर हो गए आपके। फाइनेंशियल रेगुलेटर में आपका आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए सभी आ जाएंगे। कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआईज वगैरह हो गए। डीएफआई में आईडीएफसी हो गया आपका, नाबार्ड वगैरह ये सब आ जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड हो गए। तो ये सभी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी फ्रेंड्स, ओके, देखिएगा ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं। ओके, उसके बाद में बात करें, अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बैंक की ही बात नहीं हो रही, इसमें आपका पेंशन सेक्टर भी आ रहा है, इसमें आपका इंश्योरेंस सेक्टर भी आ रहा है, सेबी वगैरह सब शामिल हो जा रहा है। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर को अगर डिवाइड किया जाए तो इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन।
और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी का क्या मतलब है, जो डिपॉजिट जनता से लेते हैं उसका मतलब है, ठीक है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो जनता से डिपॉजिट लेते हैं, इसीलिए इनको डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। दिस यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दिस इंक्लूड्स बैंक एंड अदर क्रेडिट यूनियंस व्हिच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द डिपॉजिट्स मेड एंड लेंड दैट मनी टू द वन इन नीड। तो बैंकिंग सिस्टम में वो आते हैं, बैंक भी हो सकते हैं या अदर क्रेडिट यूनियंस हो सकती हैं, जो जनता से, पब्लिक से पैसा लेती हैं, इकट्ठा करती हैं, बदले में जनता को इंटरेस्ट देती हैं, और ये जो भी पैसा इकट्ठा होता है इसको सारा का सारा उधार दिया जाता है ना, लोन दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनको पैसा ज़रूरी होता है और उनसे ब्याज लिया जाता है। तो ये आ जाता है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज कंपनीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज कंपनी, ये सभी के सभी जो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन डिपॉजिटरी, यानी कि ये जो है जनता से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती हैं। दे कैन नॉट आस्क फॉर मॉनेटरी डिपॉजिट्स बट सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। तो ये क्या है कि जनता से पैसे नहीं मांग सकते कि लाओ हम डिपॉजिट करेंगे अपने पास में, उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती हैं। ये क्या करती हैं, जनता को या कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाए तो 3 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक कैटेगराइजेशन किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें 2 टाइप में बांटा गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 3 जो है कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्लासीफाई किया सकता है इनटू 3 कैटेगरी में। हम इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से, वो 2 अलग क्लासिफिकेशन है, 3 अलग हैं। पहला रेगुलेटरी, दूसरा इंटरमीडिएट्स और तीसरा नॉन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। रेगुलेटरी में आपका आ जाता है इंस्टीट्यूट दैट रिगार्ड्स रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं उन्हें रेगुलेटरी में रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बैंकिंग देखेगा, IRDA आपका इंश्योरेंस देखेगा, सेबी आपका कैपिटल मार्केट देखता है। इंटरमीडिएटरीज इसमें आ जाता है, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स व्हिच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। तो मतलब इसमें कमर्शियल बैंक आते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। नॉन इंटरमीडिएट में इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू कारपोरेट कस्टमर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सहायता प्रदान करते हैं कारपोरेट कस्टमर को। इसमें आपका फ्रेंड्स नाबार्ड आ जाता है, सिडबी आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं, नाबार्ड और सिडबी वगैरह आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर बात करें तो भाई ये 2 तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनसे डिपॉजिट लेते हैं और बदले में इंटरेस्ट देते हैं, और दूसरे ऐसे वर्ग की सहायता करते हैं जिनके पास पूंजी की ज़रूरत है, उनको पैसा उधार देते हैं, ठीक है। और वो जो उधार देते हैं वो एक पूंजी का काम करती है और वो पूंजी इन्वेस्ट करता है जो भी बिजनेसमैन होता है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल की, तो फाइनेंशियल रेगुलेटर आपके RBI और जो है IRDA, ये सब हो गए। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये सभी फ्रेंड्स जो है हमारे एग्जांपल हो जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कैटेगराइजेशन किया गया, इसमें एक आता है बैंक इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं फ्रेंड्स वो लोग, वो इसमें बैंक आते हैं, अदर क्रेडिट यूनियंस आती हैं जो कि जनता से पैसा कलेक्ट करती हैं और बदले में उनको इंटरेस्ट देती हैं, और ये सारा पैसा इकट्ठा करके लोन में बांटती हैं ताकि जो इनको ज़रूरत है पैसों की, कैपिटल की, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में वो आते हैं जो जनता से सीधा पैसा नहीं ले सकती हैं, उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती हैं केवल, ठीक है। इसमें आपका इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर बात करें फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फर्दर कैटेगराइजेशन 3 कैटेगरी में किया गया, रेगुलेटरी में, इंटरमीडिएट्स में, नॉन इंटरमीडिएट में। रेगुलेटरी में फ्रेंड जो है RBI, IRDA, सेबी वगैरह आते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। इंटरमीडिएट में कमर्शियल बैंक सारे के सारे आ जाते हैं, नॉन इंटरमीडिएट में अदर वाले आ जाते हैं, नाबार्ड, सिडबी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, दीज इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन एसेट एज वेल एज ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट। मतलब इनका कहने का ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
वो क्या होते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो एसेट साइड में एज वेल एज लाइबिलिटी साइड में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं को ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दे कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल वैल्यू एडेड सर्विसेज विच कैन फैसिलिटेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट। इसके अलावा वो इनटेंजिबल वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ एसेट और लाइबिलिटी की बात की गई, उसी तरीके से सर्विसेज भी हो सकती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, जिससे फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लूड लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट्स, डेरिवेटिव एट्सेट्रा। तो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो एसेट साइड में क्या क्या आता है, लोन्स आते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इन्वेस्टमेंट आता है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। प्लेसमेंट्स आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जो एफडी वगैरह डिपॉजिट किया जाता है। मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर रेमिटेंस, जो रेमिटेंस के लिए पैसा एक्सेप्ट किया है, ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा। इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशूड एंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ कॉर्पस फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। ये सारी चीज़ें फ्रेंड जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। क्या क्या, जो डिपॉजिट आया, जो मनी कस्टमर से एक्सेप्ट की गई, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है जो पेमेंट के पेंशन पेमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें जो है आपका लाइबिलिटी साइड में आती हैं। व्हाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड द बेस फॉर capture and transfer of wealth from savers to investors, the process cannot be complete without the presence of financial market। तो ये बता रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, वेल्थ का ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से, जो लोग सेव करके रखते हैं उनसे, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं यानी बिजनेसमैन होते हैं उनके पास में। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट का होना भी ज़रूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के होने से काम नहीं बनेगा, यही बात यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट में देखें, इट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड मनी, कमोडिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एट ए प्राइस दैट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एक मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट होती है जहां बायर और सेलर मनी को ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज वस्तुओं को ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज को, डेरिवेटिव्स को, इन सबको ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, जहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लो होती है और जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट हैं, कौन कौन से, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट आरबीआई देखेगा और आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आरबीआई ही रेगुलेट कर रहा है, कैपिटल मार्केट सेबी देख रहा है और जो है इंश्योरेंस मार्केट आईआरडीए देख रहा होता है। ठीक है, तो ये इसके 4 सेगमेंट हो गए। अब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में हमारे पास क्या क्या है, मनी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कैपिटल मार्केट है और इंश्योरेंस मार्केट है। ये 4 मार्केट हो गई हमारी। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एसेट साइड के प्रोडक्ट हो गए, लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट हो गए और सर्विसेज हो गई। एसेट साइड के प्रोडक्ट, लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गई। और अगर हम इंटरमीडिएटरीज की बात करें तो भाई रेगुलेटर आरबीआई, सेबी वगैरह हो गए, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस की कंपनी और पेंशन फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड हो गए। ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स हमारा किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। बस यहीं पर बातें हमारी पूरी कवर हो जाती हैं फ्रेंड्स इस लेक्चर की। तो हमने बात की थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से बात करनी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उनको कहते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इन्होंने ये कहा। इसके अलावा ये इनटेंजिबल सर्विसेज का भी रूप ले सकती हैं, यानी कि एसेट साइड में चीज़ें हो सकती हैं या लाइबिलिटी साइड में चीज़ें हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं, 3 चीज़ें हो गई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एसेट साइड में पाए जाते हैं बैलेंस शीट के, उसमें लोन और एडवांसेस आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लेसमेंट मतलब ये जो आईपीओ वगैरह आता है, डेरिवेटिव्स हो गए। उसके बाद में यानी ये सारी चीज़ें
आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो लाइबिलिटी साइड में पाए जाते हैं बैलेंस शीट के, उसमें डिपॉजिट्स होता है, मनी जो एक्सेप्ट की गई है कस्टमर से रेमिटेंस के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, उसके बाद में पेंशन फंड के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह इकट्ठा हो, ये सारी चीज़ें आपके फ्रेंड्स क्या हो जाएंगी, हमारी लाइबिलिटी साइड की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वेल्थ को जिन्होंने सेव कर रखा है उनसे, जिनको ज़रूरत है उनके पास ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि फाइनेंशियल मार्केट मौजूद ना हो। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में बायर्स और सेलर होते हैं जो मनी को, कमोडिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज को, डेरिवेटिव्स इन सबको ट्रेड करते हैं। कॉस्ट बहुत कम होती है और इस प्राइस पर जब किया जाता है तो वो प्राइस कितना होगा उसका डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई से किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं सर हमारे पास में। मनी मार्केट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट हो गई, कैपिटल मार्केट हो गई और इंश्योरेंस मार्केट हो गई। फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम बात करें अभी पूरा चार्ट के तौर पर, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में हमारे रेगुलेटर्स बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड आ जाते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एसेट साइड के इंस्ट्रूमेंट, लाइबिलिटी साइड के इंस्ट्रूमेंट और सर्विसेज आ जाते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म हो जाता है। होप है फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा। कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ इंप्रूवमेंट की नीड हो तो आई एम ओपन टू सजेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।